1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसकी क्या क्या शर्तें थी? तो इसकी शर्तें ये थी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों के विवाद का समाधान किया जाए। मतलब 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान तो था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किन विषयों पर सुनवाई करेगा इसका प्रावधान नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों के विवाद का समाधान करना था। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति दी गई। मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कम शक्ति दी गई और गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति दी गई। फिर तीसरा कि गवर्नर जनरल और उसकी जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है, उसके जो कार्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर हो जाएंगे। फिर राजस्व और प्रांतीय न्यायालय जो है ना, राजस्व न्यायालय और प्रांतीय न्यायालय जो है वो अगर उन्हें अब सुनवाई आगे ले जाना है या अपील करना है तो वो अपील कहाँ करेंगे? तो उनको जो है अपील करने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास है। और एक और सुप्रीम कोर्ट जो है उसका क्षेत्र जो है वो केवल कोलकाता रखा गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम ये रख दिया गया कि केवल आप जो है कलकत्ता के निवासियों तक ही सीमित है, ना गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद और ना ही प्रांतीय न्यायालय के अपीली अधिकार भी आपके पास रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। बस आपको जो है सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, केवल जो कोलकाता है उसके निवासियों तक ही सीमित कर दिया गया। और इसके महत्व की बात करें तो क्या महत्व है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अलग करने की दिशा में ये पहला प्रयास था। ठीक है, पहला प्रयास किया गया था कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का। फिर इसके बाद आता है 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। तो फिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं तो पहला तो ये पढ़ेंगे कि शासन की दोहरी प्रणाली या द्वेष शासन की शुरुआत की गई थी। द्वेष शासन किस प्रकार से? कि द्वेष शासन इस प्रकार से कि दो बना दी गई टीमें, एक टीम जिसका नाम था बीओसी और दूसरी जिसका नाम था सीओडी। अब बीओसी इसका फुल फॉर्म था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये जो है इसमें सरकार के सदस्य होते थे और ये सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे। तो इनका मुख्य काम क्या था? राजनीतिक मामलों के लिए इनको नियुक्त किया गया था बीओसी को। और एक और था सीओडी। सीओडी जो है वो था वाणिज्यिक मामलों के लिए और सीओडी का मतलब था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मतलब इसमें जो कंपनी थे उनके व्यापारी लोग रहते थे इसमें सदस्य, तो वो जो है वो कंपनी का प्रतिनिधित्व करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जबकि गवर्नर जनरल को व्यापार से संबंधित कोई जानकारी देना है तो वो सीओडी को देना पड़ेगी, और जब भी गवर्नर जनरल को राजनीतिक मामले की जानकारी देना है तो वो बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को देना पड़ेगी। फिर दूसरा पॉइंट इसमें ये कि आधिपत्य क्षेत्र को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया पहली बार। मतलब पहली बार जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था उसे ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। फिर जो कार्यकारी परिषद थी उसकी कार्यकारी परिषद में परिवर्तन किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 सदस्य थे, तो 1784 में क्या किया, इन 4 में से एक हटा दिया गया और 3 सदस्य टीम बना दी गई। फिर एक और था कि सभी अधिकारियों को संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य। मतलब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो कंपनी का अधिकारी है या कर्मचारी है उसको अपनी संपत्ति की जानकारी जो है 2 महीने के अंदर देना जरूरी थी। ठीक है, इसके महत्व की बात करते हैं तो महत्व क्या क्या है कि एक तो दोहरा नियंत्रण, 2 प्रकार से नियंत्रण कर रही है सरकार भारत पर, एक तो बीओसी के माध्यम से भी और एक सीओडी के माध्यम से भी। फिर जो ब्रिटिश संपत्ति है उसे पहली जो ब्रिटिश संपत्ति पहली बार आ गया तो भारत में ब्रिटिश संपत्ति। फिर ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक मामले में प्रत्यक्ष नियंत्रण। अब जो है बीओसी में उन्होंने सरकारी आदमी जो सरकार के आदमी है उन्हें बिठा दिया गया और वो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना है कंपनी को। जो था गवर्नर जनरल की दोहरी जवाबदेही था। गवर्नर जनरल को जो है आधी चीजें बीओसी को बताना है राजनीतिक मामलों के लिए, और जो व्यापार संबंधी चीजें हो तो वो सीओडी को बताना है। तो ये इस प्रकार से पूरा 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट है। अगला आता है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम
कोई अधिनियम नहीं है, बस अंग्रेज सरकार जो है वो लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाना चाहती थी। लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाना चाहती थी। तो गवर्नर जनरल बनने के लिए लॉर्ड कार्नवालिस जो था उसने कुछ शर्तें रखी। तो वही शर्तें जो है 1786 के अधिनियम में है। पहली शर्त उन्होंने रखी थी कि गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी होगा। मतलब कि सेना का प्रमुख व्यक्ति जो है वो भी मैं ही बनूंगा और गवर्नर जनरल भी मैं ही बनूंगा। फिर दूसरा उसने कहा था कि मैं कई बार जो है गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद जो वोट करके जो भी काम लाती वही कर सकता है, तो गवर्नर जनरल वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों मुझे अगर मिलती है तो मैं भारत का गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार होता हूँ। तो ये दोनों शर्तें 1786 के अधिनियम में दी गई थी। यही कि गवर्नर जनरल जो है वो भारत का कमांडर चीफ भी हो सकता है और साथ ही कार्नवालिस को जो है विशेष परिस्थिति में वीटो शक्ति का प्रयोग किया और बाद में वही वीटो शक्ति सभी गवर्नर जनरल को दे दी गई। अब आता है अगला 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 के चार्टर अधिनियम की क्या क्या शर्तें हैं? तो पहला ये है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। ये कंपनी को जो व्यापार के अधिकार थे, पहली बार वो चार्टर लेके आए थे तो अनिश्चित काल के लिए था, लेकिन 1793 में बोल दिया गया कि आपका जो व्यापार के अधिकार है मतलब 20 वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं। 20 वर्ष बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, तो फिलहाल 20 वर्ष के लिए हम बढ़ा रहे हैं। फिर जो वीटो शक्ति कार्नवालिस को दी थी वो अन्य सभी गवर्नर जनरल को भी दी थी। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल जो है उसको मद्रास और बम्बई पर और अधिक शक्ति दी गई। पहले थोड़ी कम थी, फिर 1793 में थोड़ी और शक्ति बढ़ा दी गई। फिर कंपनी पर सरकार का शासन, सरकार का नियंत्रण भी बढ़े, इसके लिए क्या किया कि गवर्नर जनरल हो या कमांडर इन चीफ हो या फिर गवर्नर हो, इनकी नियुक्ति से पहले शाही स्वीकृति लेना अनिवार्य है। मतलब अगर कंपनी किसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाना चाहती है, कमांडर इन चीफ बनाना चाहती है या किसी प्रांत का गवर्नर बनाना चाहती है, तो उसके नाम की स्वीकृति लेना पड़ेगी पहले शाही शासन से। ठीक है, यानी ब्रिटिश क्राउन जो भी है उनसे स्वीकृति लेना पड़ेगी। फिर एक और कंपनी की वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ा दी गई कि जो बीओसी है, बॉर्डर पेट्रोल, राजनीतिक मामलों के लिए 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में बनाया था, उसका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। और एक और बात ये कहा गई कि प्रत्येक वर्ष कंपनी जो है 5 लाख रुपए का भुगतान करेगी। कंपनी जो है सरकार को 5 लाख का भुगतान हर साल करेगी और बीओसी का वेतन भारतीय राजस्व से देगी। ये दो चीजें कही गई। फिर आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? मतलब 1804 का जो अधिनियम आया उससे पहले क्या क्या पृष्ठभूमि रही या क्या क्या ऐसे कारक रहे जो इस अधिनियम में कई सारे प्रावधान को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका में रहे। तो एक ये था कि नेपोलियन जो था उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था, बोनापार्ट नेपोलियन ने बोल दिया था कि कोई भी यूरोपीय देश अगर ब्रिटेन के साथ व्यापार करता है तो हम उसे अपना शत्रु मानेंगे और उस पर आक्रमण कर सकते हैं। ये नेपोलियन ने बोल दिया था कि कोई भी यूरोपीय देश अगर ब्रिटेन से व्यापार करता है या ब्रिटेन से मित्रता रखता है तो वह हमारा दुश्मन होगा, हमारा दुश्मन होगा तो हम उस पर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि व्यापारिक जो व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, उससे क्या हुआ कि इंग्लैंड के व्यापारियों को नुकसान होने लगा। अब इंग्लैंड के व्यापारियों को नुकसान होने लगा तो वो कहाँ व्यापार करेंगे? एशिया में। तो व्यापारियों को एशिया में व्यापार की छूट मिले, ये उनका कहना था व्यापारियों का कि आप नया जो चार्टर ला रहे हो 1813 में, जिसमें हमारी भी सुन लेना कि हमें भी कुछ थोड़ा व्यापार वहां मिल जाए। तो प्रावधान क्या क्या किए? तो पहला प्रावधान तो यही है कि कंपनी को आंशिक एकाधिकार दे दिया 20 वर्ष के लिए। पहले क्या था? 20 वर्ष के लिए एकाधिकार बढ़ा दिया गया था। अब 20 वर्ष के लिए बढ़ाया तो है लेकिन आंशिक एकाधिकार, इसका मतलब है कि
चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये दो व्यापार, एक चीन के साथ जो व्यापार कर रहे हैं वो, और एक चाय का व्यापार, ये सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, बाकी कोई भी व्यापारी आके व्यापार कर सकता है, लेकिन इन दो चीजों का व्यापार कौन करेगा? केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब तक? अगले 20 वर्ष के लिए। फिर दूसरा, ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार की छूट दी। तो ईसाई मिशनरियां जितनी भी थी उनको धर्म के प्रचार की छूट दी गई, उनको भारत लाने के लिए भी इजाजत दी गई कि आप ठीक है भारत आइए, तो भारत में जो है ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। फिर ब्रिटिश संपत्ति जो है ना, 1784 में क्या था, जो कंपनी जहाँ शासन करती थी उस संपत्ति को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया है। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा 1813 की अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संपत्ति जो है वो ताज की संप्रभुता में रहेगा, मतलब ताज की संप्रभुता हो गई थी। इसके अलावा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का खर्च किया गया। शिक्षा के लिए 1 लाख का खर्च किया गया, लेकिन वो कभी खर्च हुआ ही नहीं, क्योंकि यही चलता रहा कि शिक्षा जो है हमें पाश्चात्य संस्कृति में देना है या भारतीय संस्कृति में देना है, या फिर सबको देना है या सिर्फ बहुत कम लोगों को देना है। तो इस प्रकार से चलता रहा, तो वो कभी खर्च नहीं होता है। फिर आता है अपना 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 का चार्टर अधिनियम वो देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी मताधिकार समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो उसका मेन काम क्या रह गया? केवल आपको जो है सरकार की तरफ से वहां पर शासन करना है, तो आपको केवल विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दी गई अगले 20 वर्ष के लिए। फिर बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और इस तरह बनने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये कब बने थे? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर इसके अलावा पहला विधि आयोग की स्थापना की गई, जब पहले विधि आयोग की स्थापना की गई और इसकी अध्यक्षता में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग की शुरुआत की गई। फिर अंग्रेजों को भी भारत में स्वतंत्र रूप से बसने का अधिकार दे दिया गया। इस एक्ट से पहले किसी भी अंग्रेज को भारत में बसने का अधिकार नहीं था। बस भारत में आना है, काम करना है और फिर भारत से चले जाना है। भारत में आप स्थायी नहीं रह सकते थे, न आप यहाँ पर ही रह सकते थे। आपका काम खत्म हुआ उसके बाद आपको जाना पड़ता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत ये बोल दिया गया कि आप जो है अब भारत में अगर रहना चाहते हैं तो भारत में रह सकते हैं। फिर खुली प्रतियोगिता का विचार आया कि अपनी जो कंपनी है, इस कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी और जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, इनकी नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता का विचार लाया गया। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक, जो व्यापारियों की एक टीम थी, सीओडी कोर्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा राजस्व, सैन्य, प्रशासनिक शक्ति, ये सब भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। बम्बई और मद्रास की शक्ति भी दे दी गई। और पूरे भारत के लिए कानून जो था वो केंद्रीकरण, पूरे भारत के लिए जो कानून है वो भारत का गवर्नर जनरल बना सकता था। और यहाँ पर जो है वो केंद्रीकरण जो है वो चरम पर पहुंच गया था। फिर आता है अगला 1853 का चार्टर अधिनियम। अब 1853 का चार्टर अधिनियम, इसकी क्या शर्तें हैं? तो इसकी पहली शर्त, पहला प्रावधान तो यही रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके शासन की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है। 1833 में तो बोल दिया था कि 20 वर्ष तक आप शासन करो, लेकिन 1853 में बोल दिया कि कोई अवधि नहीं है। ठीक है, जब तक हम बोल रहे हैं तब तक आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में वहां शासन कर रहे हो। जिस दिन हमें लगेगा उस दिन हम आपको हटा देंगे और हम खुद शासन करने लग जाएंगे। फिर पहली बार कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग किया गया। कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग किया गया मतलब कि जो कार्यकारी परिषद थी 4 सदस्य वो तो थे,
इसके अलावा 6 नए सदस्य और जुड़े, उसे केंद्रीय विधान परिषद का नाम दिया, ठीक है, और उसमें 6 सदस्य जोड़े और स्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। स्थायी प्रतिनिधित्व का मतलब है कि अलग-अलग जो प्रांत है ब्रिटिश सरकार के, वहाँ से उन लोगों का चयन किया जाता था। जैसे बम्बई हो गया, बिहार हो गया, मद्रास हो गया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, यहाँ से इन लोगों को बुलाते थे और ये केंद्रीय विधान परिषद होती थी। आज की जो हमारी संसद है वो इस केंद्रीय विधान परिषद की तरफ, मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद जो है वो आज की हमारी संसद है उसकी तरह कार्य करती थी। और जो कार्यकारी परिषद जो है वो आज की जो हमारी मंत्रिमंडल है, जो हमारी कैबिनेट है ना, भारत की कैबिनेट, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो भी 7-8 प्रमुख मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, जो भी 7-8 मुख्यमंत्री होते हैं वो जो है वो होती है कार्यकारी परिषद, ठीक है, जिसे अपन अपनी कार्यपालिका बोलते हैं। फिर खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और उसमें बोल दिया गया कि भारतीय भी भाग ले सकते थे। फिर कार्यकारी परिषद में विधि आयोग जो है उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। मतलब पहले कितने सदस्य थे कार्यकारी परिषद में? 3, लेकिन अब विधि आयोग जो है उसके सदस्य को भी पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और इसी प्रकार एक मेन ये रह जाता है कि विधायिका एवं कार्यपालिका का पृथककरण, मतलब पहली बार विधायिका और कार्यपालिका जो है उसका पृथककरण किया गया। मतलब विधायिका जो है वो विधायी कार्य के लिए और कार्यपालिका जो है कार्यकारी कार्य के लिए कार्यपालिका